हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी के यूनिट 2 की, जो कि है सॉल्यूशंस। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम रियल लाइफ में अपने देखें तो हमें हार्डली कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ प्योर देखने को मिले। जैसे कि हम केमिस्ट्री की बात को अगर थोड़ा छोड़ दें, जनरल लाइफ की बात करें, तो भी क्या होता है कि हमें प्योर सब्सटेंस देखने को अक्सर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं आयरन की। अब देखो, आयरन में भी क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल आयरन या फिर जो बोले जो प्योर आयरन होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब अगर हमें आयरन को बहुत सारी यूजेस में लेना है, जहाँ पे हमें चाहिए कि आयरन थोड़ा सा हमारा हार्ड हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, तो उन्होंने क्या किया, आयरन के साथ में केमिस्ट ने थोड़ा सा कार्बन मिला दिया, तो वो एक हार्ड आयरन बन गया। अगर हमें कुछ और पर्पस के लिए चाहिए तो हमने आयरन को एज इट इज छोड़ दिया। तो ये क्या कि हम आयरन के साथ में कई सारी चीज़ों को मिला रहे हैं, मतलब एक मिक्सचर बना रहे हैं, या फिर एक बोले एक सोल्यूशन बन रहा है, और उसको हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं, अपने आसानी के लिए बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर रहता है, कि अगर आप क्या करो, गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर मिला दो, तो क्या हो सकता है कि आप गोल्ड पे आप और अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो, जो कि प्योर गोल्ड के साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि मिक्सचर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी किए जाते हैं, कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा कॉपर मिला दिया और उसको गोल्ड के रेट पर बेच दिया। तो खैर, हम लोग इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, होता क्या है कि कभी भी हम किसी भी दो प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं तो एक हमारा बनता है मिक्सचर। अब क्या होता है कि मिक्सचर्स के भी दोस्तों अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या होता है कि दो पार्ट में हम मिक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, लिख देता हूँ यहाँ पे होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा कौन सा होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो फाइनल मिक्सचर बने वो कैसा हो, वो यूनिफॉर्म हो। मतलब क्या हुआ कि आप एक काम करो, एक ग्लास में पानी लो और उसमें थोड़ी सी चीनी घोल दो। जब आपने शुगर को अच्छे से घोल दिया तो दोस्तों होगा क्या कि अब वो सॉल्यूशन देख के आप ये नहीं बता सकते कि हाँ इसमें शुगर ऊपर है या नीचे है, सॉल्यूशन में कहाँ पे, वो क्या एक यूनिफॉर्म हो गई। तो इसी ऐसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है कि ऐसे में जिसमें क्या होगा, आपको जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो आपको दिख जाए उसमें। जैसे कि आप क्या करो, उसी सेम ग्लास पानी में एक थोड़ा सा मिट्टी डाल के ऐड करने की कोशिश करो। जब आप मिट्टी डाल के उसको घुमा रहे होगे तो हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई अब ये तो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको रोटेशन करना बंद करोगे, हुआ क्या, आपको देखोगे कि मिट्टी जो है जो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कैसा है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। और होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। ओके, अब इसमें और थोड़े से ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, कि ये जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा, तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस नहीं होता है। सॉल्यूशंस हमारे सॉलिड्स भी होते हैं, सॉल्यूशन हमारे गैसेस में भी होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दोस्तों एक टेबल बनी हुई है, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी वो टेबल। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशंस की बात की है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों टाइप से सॉल्यूशंस की बात की है। तो जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे वो टेबल बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझने से पहले दो चीज़ें और समझनी हमारे लिए ज़रूरी है। वो क्या क्या है, वो है आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो, अक्सर आप लोगों को पता ही होगा कि सॉल्यूट मतलब क्या है, कि ऐसी चीज़ जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो वही आपने बता दिया कि ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। जैसे कि मैं बोलूँ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज क्या है, सिर्फ 10% है, तो ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, बाकी जो वाटर बचा वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। लेकिन ये तो ऐसी बात हो गई दोस्तों। अब ऐसा एज्यूम करो कि मान लो कुछ 50-50 है। जैसे मैं बोलूँ कि 50% है एथेनॉल सॉल्यूशन, तो क्या आप एथेनॉल क्या 50%, इसका मतलब 50% एथेनॉल है, 50% वाटर है, तो कौन सा सॉल्यूट हुआ, कौन सा सॉल्वेंट हुआ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी भी हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना वो किस फॉर्म में है। अगर वो सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लिक्विड वाला कॉम्पोनेंट है दोनों में से, हम लोग उसको सॉल्वेंट मान लेंगे। अगर वो सॉल्यूशन सॉलिड बना तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड वाले कॉम्पोनेंट को मान लेंगे। तो उसी के बेसिस पे ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो टेबल आपको यहाँ पे आप दोस्तों दिखाई दे रही होगी, तो पहले क्या है, देखो हमारे जो सॉल्यूशंस है वो कैसे है, गैस वाले हैं। अब गैसेस में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूट और यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्वेंट। तो हो सकता है क्या कि सॉल्यूट गैस हो सकती है और सॉल्वेंट तो गैस हो नहीं है, क्योंकि हम गैसेस वाले सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा लिक्विड हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस हो, या थर्ड क्या हो सकता है, एक सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो। तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। गैस और गैस तो बहुत ही सिंपल है।
जितनी भी हमारी सारी गैसेस हमारे अराउंड है वो क्या गैसेस आपस में मिली हुई हैं, तो वो क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसका मतलब गैसेस का सॉल्यूशन है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एटमॉस्फेयर में है, तो वो हो गया गैस और गैस का मिक्सचर। अब दूसरी बात करें, अगर लिक्विड एंड गैस की बात करें तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म कैसा है? क्लोरोफॉर्म दोस्तों एक लिक्विड है, बट वो थोड़ा वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब क्या होता है उसमें से वेपर्स रिलीज होते रहते हैं। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म को क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस के साथ आराम से मिक्स कर सकते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस ही बनेगा, लेकिन होगा क्या उसमें क्लोरोफॉर्म और दूसरी गैस। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस नाइट्रोजन गैस। ओके, तो ये इसका लिक्विड इन गैस की बात हो गई। अब बात करें सॉलिड इन गैस की, तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कैम्फर जो कपूर आपने देखा ही होगा अपने घर में। तो ये सब क्या होता है, ये भी एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, लेकिन ये कैसा होता है, सॉलिड होता है वॉलेटाइल बट कैसा है, सॉलिड। तो अगर हम इसी को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दें तो ये एक सॉल्यूशन बन गया उसमें, जबकि सॉल्यूशन कैसा बना, गैसियस फॉर्म में, तो गैस क्या हुई हमारी सॉल्वेंट। तो ये हो गई आपकी गैसेस के सॉल्यूशन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब गैसेस को छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़े लिक्विड सॉल्यूशंस की। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, इसका मतलब हमारे सारे जो सॉल्वेंट है वो सब लिक्विड होना चाहिए, और जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या क्या हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, और वो एक सॉलिड हो सकता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, गैस इन लिक्विड बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अपना वाटर देखो, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा डिजॉल्व रहती है, राइट। तो क्या होगा, वो ये वाटर क्या हुआ, हमारा लिक्विड हुआ, मतलब सॉल्वेंट है, और गैसेस ही हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, O2 इन वाटर। ओके, तो इसका एग्जांपल हो गया। अब लिक्विड इन लिक्विड का तो बहुत ही सिंपल है, एथेनॉल इन वाटर, या कुछ भी ले लो आप, और कुछ एथेनॉल इन वाटर, तो ये क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखो सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशन में हम क्या बात करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। कैसा, आप अपना शुगर सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो, या फिर ग्लूकोज ले लो, तो क्या ग्लूकोज इन वाटर। तो ग्लूकोज क्या है दोस्तों, ग्लूकोज सॉलिड है। अगर आप ग्लूकोज प्योर ग्लूकोज को देखेंगे तो वो सॉलिड की फॉर्म में आता है, या फिर इसकी जगह ग्लूकोज की जगह आप शुगर भी ले सकते हो, अपना नॉर्मल शुगर। तो शुगर भी क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को आपने क्या किया, पानी में घोल दिया, तो कैसा बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। तो इसकी एग्जांपल्स हो गए ये सारे लिक्विड सॉल्यूशंस के। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे होंगे हमारे सॉलिड्स, जितने भी सॉल्वेंट्स हैं दोस्तों हमारे, वो कैसे होंगे, सॉलिड्स होंगे। ये भी सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। ओके, और ये कौन कौन से हो सकते हैं सॉल्यूट, ये पहला गैस, ये लिक्विड, और ये सॉलिड। ठीक, अब देखो सॉलिड और गैस का क्या कॉम्बिनेशन है, तो आपने कई जगह देखा होगा कि हम जो एक पैलेडियम होता है, पैलेडियम क्या है, एक हमारा मेटल है जो कि हम लोग एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, पैलेडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेता है, उसके अंदर थोड़ा सा हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बन गया आपका, कौन सा, H2 इन पैलेडियम। तो दोस्तों आप H2 इन, थोड़ा सा दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, तो दिख नहीं रहा है इसमें ज़्यादा अच्छा। तो इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। तो पैलेडियम क्या है, मेटल है, और मेटल के अंदर ये गैस जा रही है, तो मेटल उसको गैस को ट्रैप कर ले रहा है, तो इसलिए हमारा जो ओवरऑल फेस है सॉल्यूशन का वो कैसा है, सॉलिड है। तो इसलिए ये हो गया सॉलिड इन गैस, सॉरी ये हो गया आपका गैस इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब हमें क्या लेना है, एक लिक्विड लेना है, किस में लेना है, सॉलिड में लेना है। तो इसका एग्जांपल हुआ दोस्तों अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। अब देखो क्या, सोडियम मेटल है, मेटल कैसा, एक सॉलिड मेटल है, और जो हमारा मरकरी है Hg, तो दोस्तों जो हमारा मरकरी है वो कैसा है, एक मेटल है बट लिक्विड है। तो क्या हुआ, अगर हम कभी भी मरकरी का एलॉय बनाएं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या होगा, वो फाइनली एलॉय होगा सॉलिड। तो इसलिए ये कैसा हो गया, हमारा जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया सॉलिड, और इसमें जो हमारा सॉल्यूट हुआ वो कैसा हुआ, लिक्विड। अब ऐसी सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आप कोई भी एलॉय ले लो, ब्रास, ब्रोंज, कोई भी एलॉय ले लो, वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड्स को आपने आपस में मिक्स कर दिया है। जब आपने सॉलिड्स को मिक्स कर दिया तो दो सॉलिड मिलके बना कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड का, तो वो आपके हो गए इसके एग्जांपल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिए, सॉल्यूशंस ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेज, फिर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स पढ़ लिया हमने, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिया। तो सारे के सारे हमने सॉल्यूशंस यहाँ पे कर लिए कवर। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। तो अब देखो दोस्तों ये तो हो गया कि हमने ये पढ़ लिया कि सॉल्यूशंस कैसे बन रहे हैं, लेकिन अब सॉल्यूशंस बन रहे हैं तो वो उसमें अमाउंट कितना है, मतलब सॉल्यूट का पार्ट कितना है, सॉल्वेंट का पार्ट कितना है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बेसिस पे। ओके, तो दोस्तों सिंपली अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें
तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल मतलब हुआ आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर अमाउंट ऑफ कंपोनेंट लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें एक कंपोनेंट या फिर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट कितना है, तो उससे हम बता सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कॉन्सेंट्रेशन को बहुत सारे अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन को कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन को कर सकते हैं मास परसेंटेज की फॉर्म में, जिसको हम लोग W/W बोलते हैं। उसको हम लोग सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पे बोल सकते हैं, इसको V/V बोलते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग किसका एक्सप्रेस करते हैं, उसको कर सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मोलैरिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सब का सब एक तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख रखा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये जितने भी सारे हैं इसमें क्या हो सकता है, ये हमारे वॉल्यूम बेस्ड है, जहाँ पे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहे हैं वो किसके उस पर रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। जबकि यहाँ पे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, ये मास या फिर वेट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाले जितने भी हैं दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि सारे के सारे वॉल्यूम बेस्ड हैं। अब देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। किसी भी लिक्विड को आप हीट कर दो आराम से उसका तुरंत वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जबकि ये कैसा है, ये मास डिपेंडेंट है। अब देखो मास को फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 किलोग्राम है तो अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे तोलोगे तो भी वो 1 किलोग्राम रहेगा, या फिर आप उसको 50 डिग्री पे भी तोलोगे तो भी कितना रहेगा, 1 किलोग्राम ही रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी वो कैसी हैं, वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग लिखा था। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख रही हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इनको क्या है दोस्तों, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे अगर टेम्परेचर चेंज भी होगा तो भी ये इनमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी आपको उन्होंने क्या कर दिया, वेट बाय वेट कोई सब्सटेंस बता दिया, फिर उससे पूछा कि भाई मोलैरिटी बताओ आप, या फिर आपको कुछ भी मोलैरिटी दे दिया उससे पूछा मोलैरिटी बताओ। तो अब इन दोनों में है क्या, देखो ये मास है ये हमारा वॉल्यूम है। तो अगर हमें इससे इधर जाना है या फिर इससे इधर आना है तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किस में है, ये वॉल्यूम के टर्म्स में, ये किसके, मास के टर्म्स में। तो दोस्तों हमें क्या, अगर डेंसिटी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं कि अगर हमें मान लो मास पता है तो हम वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम पता है तो हम मास निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबको इंडिविजुअली लेते हैं और उनको पढ़ते हैं कि इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, मास परसेंटेज की। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, मास परसेंट, इसको हमने क्या बोला था, W/W। तो उसका फॉर्मूला क्या, बहुत ही सिंपल सा होगा, क्या होगा देखो आपका, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। ठीक, बहुत ही सिंपल हो गया ये कि जो कंपोनेंट है, देखो कंपोनेंट में अब दोनों आ सकते हैं, सॉल्यूट भी आ सकता है सॉल्वेंट भी आ सकता है। टोटल हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि हम लोग बोलते हैं 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी का 90 ग्राम क्या है, वाटर है। ओके, तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। अब ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है दोस्तों, वो है हमारा वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास परसेंटेज की जगह अभी क्या है हमारा पास, वॉल्यूम परसेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V/V। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट की जगह क्या हो जाएगा आपका, वेट की जगह हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन, राइट। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल एप्पल होगा। ऐसे मान लो 10% एथेनॉल सॉल्यूशन। 10% एथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो अगर हम 100 ml टोटल सॉल्यूशन है तो 90 ml तो वाटर है और 10 ml क्या है हमारा, एथेनॉल है। ठीक, तो ये हो गया हमारा वेट बाय वेट परसेंट है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या था हमारा, वो था दूसरा एक और
मास परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, मास परसेंट विथ वॉल्यूम, मतलब सिंपली ऐसे कुछ था m/v या फिर w/v। तो ये क्या, ये दोस्तों सिर्फ तो दोस्तों ये मोस्टली फार्मेसी में यूज़ होता है। वहाँ पे क्या होता है, सिंपली बोलते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना आपका सॉल्यूट है, बस वही आपका m/v या w/v हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं एक और टर्म पे। तो दोस्तों बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ppm। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो सभी लोगों को आपको पता है 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख। तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये ऐसी चीज़ों के लिए होती है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में या फिर ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स का, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर हमें लेवल या कॉन्सेंट्रेशन बताना है तो हम लोग किस में बताते हैं, ppm के टर्म्स में बताते हैं। या फिर ऐसे बताएं फ्लोराइड आइंस इन वाटर, तो वाटर में क्या होता है, थोड़े फ्लोरीन के आइंस होते हैं, वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, तो उनको ppm में बताते हैं। जैसे कि 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आइन इन वाटर। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, वो ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स विद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इनटू 10⁶। 6 का मतलब ये हो गया अपने आप 1 मिलियन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमारा जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका एटमॉस्फेयर में जो लेवल है वो है 1 ppm। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 लाख मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर में कैप्चर करें कहीं भी रैंडम प्लेस पे, तो उसमें से 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अब दोस्तों थोड़े से इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, उसमें कि फर्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग x से भी डिनोट करते हैं। ओके, अब मोल फ्रैक्शन में क्या है दोस्तों, ये सिंपल एक फ्रैक्शन है, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मानो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। मान लो एक क्या है हमारा a है और एक b है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब होगा क्या, देखो a का कुछ अलग अमाउंट होगा, b का कुछ अलग अमाउंट होगा। तो अगर हम क्या करें, देखो हमें क्या पता है कि जो हम मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो अगर हम लोगों को इसका वेट पता है कि ए का वेट इतना है और मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो मोल्स को हम लोग इससे बोलते हैं n से डिफाइन करते हैं। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स n के ए की क्या है Na और b के कितना है Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर हम लिखा है x ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ए कितना होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये हुआ हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या लगाओगे आप, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसका एक और अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन एक का पता चल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत ही सिंपल है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की मैं बात करूँ तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन से मतलब क्या हुआ कि हम दोनों को मिला के ऐसा 1 मान रहे हैं। तो अगर हमारा एक का हमें पता चल गया मोल फ्रैक्शन जो भी है, तो दूसरे का क्या होगा 1 माइनस समथिंग। ये बिल्कुल आपके जैसे प्रोबेबिलिटी के जैसा है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी एक चीज़ की जो भी होती है उसकी अपोजिट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 माइनस दैट थिंग। तो बिल्कुल वैसे ही है ये मोल फ्रैक्शन। और इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, उसकी यूनिट। यूनिट क्या होगी इसकी बताओ, ये भी क्या देखो ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो उसकी यूनिट कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की देयर इज नो यूनिट। ओके, ये बात हो गई मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन दोस्तों हमारे काम कहाँ आने वाला है, इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ या फिर ये वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसलिए आप लोग उसको अच्छे से समझ लो। वैसे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछे उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बस। तो ये बात हो गई मोल फ्रैक्शन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग मोलैरिटी की। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो मोलैरिटी को पहले हम डिफाइन बता देते हैं, इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब। तो 1 डीएम क्यूब एक्चुअली होता है 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर ही होता है। तो कभी कभी अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने मोलैरिटी को किसी का नंबर ऑफ मोल्स दे दिया और बोल दिया कि सॉल्यूशन इज 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आप तुरंत समझो कि सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर है।
तो यहाँ पे ये हो गया, तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे एम से, और उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी दोस्तों, मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो ये मोलरिटी हो गई। तो दोस्तों मोलरिटी हमने डिस्कस की, तो मोलरिटी का एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 4 ग्राम ऑफ NaOH in 500 ml। ठीक है, कुछ भी ले लो कि एक हमारे पास टोटल जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 500 ml, इसमें 4 ग्राम NaOH मिला हुआ है, हमें उसकी बतानी है मोलैरिटी। तो बहुत ही सिंपल सा है। मोलैरिटी का देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट, इन लीटर। अब हमें क्या चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले हमें चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि सबसे पहले हमें दोस्तों चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट यहाँ पे कितना दे रखा है NaOH का 4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, देखो NaOH, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो हो गया, कितना हो गया अपना 40। तो 14 डिवाइडेड बाई 40 का मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो आ गया 0.1। तो मोलरिटी हमारी कितनी हुई 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, देखो कितना दे रखा है 500 ml दे रखा है, जबकि हमें वॉल्यूम किस में लगाना है, लीटर में। तो हम क्या करें, या तो ये करें 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो अगर 500 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो क्या होगा कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो 500 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1000, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो उससे क्या होगा, देखो 2 0 से 2 0 गए और जो हमारा सॉल्यूशन आ गया वो आ गया हमारा, ये 10 था ना, तो ये बचेगा आपका, तो ये 5, तो ये हो गया आपका 2 और 2, तो ये हमारा आ गया जो है 0.2 मोलर। तो अगर हम लोग क्या करें 500 ml सॉल्यूशन लें इसमें 4 ग्राम NaOH पहले से मिक्सड है, तो उसकी मोलरिटी हो जाएगी 0.2 मोलर, बस। ओके, अब दोस्तों हम लोग लास्ट उस पे आते हैं जो कि है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी भी क्या है, इसी की जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मोलैलिटी को हम लोग कैसे बताते हैं, उसको हम लोग बताते हैं स्मॉल वाले एम से, पहले कैपिटल एम से बता रहे थे मोलैरिटी को, उसको बताएंगे स्मॉल एम से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या जो अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते कि यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। जबकि मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखो डिफरेंस क्या होगा दोनों में, जैसे कि अगर पुराने केस में हमने क्या करा था अभी, 4 ग्राम हम लोग क्या कर रहे थे, 4 ग्राम NaOH घोल रहे थे 500 ml सॉल्यूशन में, या फिर जो हमने 4 ग्राम घोलने के बाद जो हमारा वॉल्यूम आया टोटल वो आया 500 ml। लेकिन अगर हम उसी की मोलैलिटी की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्चुअली उसमें ये देखना पड़ता है कि जो वाटर है उसका वेट कितना है। या फिर आप लोग ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास 50 ml वाटर है, उसमें मैंने क्या करा 10 ग्राम यूरिया घोल दिया। अब क्या होगा, ये 50 ml वाटर में आपने 10 ग्राम यूरिया घोला तो वाटर का वॉल्यूम भी तो बढ़ा। मोलैलिटी के केस में क्या होगा, जो पूरा वॉल्यूम फाइनल आया आप उसको लोगे। मोलैलिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नीचे जो वॉल्यूम लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, सॉरी जो नीचे हम लोग मास लगाएंगे वो 50 ही लगाएंगे, क्योंकि वाटर क्या सॉल्वेंट है इस केस में, वाटर का मास कितना था 50, तो हम यहाँ पे 50 लगाएंगे। हम ओवरऑल नहीं देखेंगे कि 50 उसके हमने 10 जो है ग्राम यूरिया डाल दिया तो अब 60 हो गए, वो नहीं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट लगाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्या होगा, कोई भी अगर सिंपल क्वेश्चन दे दिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और नीचे धोखे से अगर आपने मास ऑफ सॉल्यूशन लगा दिया पूरा, तो आपका सारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देने के लिए ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो उसकी यूनिट भी बहुत ही सिंपल हो जाएगी, यूनिट वही होगी हमारी, क्या होगी, मोल्स पर केजी, बस। अब दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है फाइंड द वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब सिंपली उन्होंने क्या रखा है, देखो ऑलरेडी आपको मोलैलिटी दे रखी है,
सिर्फ उन्होंने पूछा है कि हमें अगर इतने मोलल सॉल्यूशन बनाना है तो हमें यूरिया की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है 2.5 ग्राम, क्योंकि ये एक्व सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, जो 2.5 ग्राम है, 2.5 किलोग्राम है, वो वाटर का वेट है। तो निकाल लेते हैं। मोलैलिटी हमें पता ही है, मोलैलिटी क्या का फॉर्मूला आपको पता ही है पहले से, तो हम लोग लिख लेते हैं कि मोलैलिटी जो कि दे रखी है 0.25 इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता नहीं है यूरिया के, तो हम लोग क्या करें, मोल्स निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो कि दे रखा है 2.5। ओके, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं। देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, राइट। इसका मतलब कितना, 2 नाइट्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, मतलब 2 नाइट्रोजन का 28 हो गया। हाइड्रोजन कितने होगा, 4, उसके बाद कार्बन कितना, 1 12, ऑक्सीजन कितना, 1 16, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 0 2 आया, तो 2 2 4 और 60, तो टोटल हमारा जो आया मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो हम लोग यहीं पे लगा के इसको सॉल्व कर देते, तो 0.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट अपॉन 60 इंटू 2.5, ठीक। इसको उधर ले जाते हैं तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 और 2.5 की, तो आपका कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका 15, तो 0.25 इंटू 15। अब 15 की हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है, इससे करनी है, तो देखो कितना हो जाएगा, 15 से 25.25 की 15 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 37 पॉइंट, ये तो आपका जाएगा 37.5 ग्राम। तो बस यही आपका आंसर है। इसका मतलब अगर आपको 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है जिसका कि में सॉल्वेंट का वेट 2.5 किलोग्राम है, तो आपको 37.5 ग्राम यूरिया ऐड करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो दोस्तों अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब देखो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी का ये मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जो दूसरा पार्ट है वो एक सॉल्यूशन में, या जो सॉल्यूट का पार्ट है वो एक सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा हम लोग मिक्स कर सकते हैं, वही कहलाती है सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कभी कोई सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें क्या होगा, एक हमारा सॉल्यूट होगा, एक हमारा सॉल्वेंट होगा, और जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है दोस्तों इतना सिंपल सा नहीं है, ये क्या था, एक बहुत ही डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार सॉल्यूशन बन गया तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते, हम लोग दोनों को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी डायनामिक प्रोसेस है। अब इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर आप एज्यूम करो कि हमारा जो सॉल्यूट था वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे ए टाइप के, ओके, और सॉल्वेंट जो कैसा था वो था कुछ इसका बी टाइप का, और जब दोनों का हमने सॉल्यूशन बनाया तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा ये बॉन्ड बना लिया। मतलब क्या हुआ, अब जो दोनों ए अलग था बी अलग था, अब दोनों ने ए बी करके एक सॉल्यूशन बना लिया। अब होता क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपकी साइड बाय साइड चलती है। एक चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, ओके, और दूसरा उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि देखो ए और बी, ए जो था और बी ये जो आपस में पहले जुड़े हुए थे, अलग होकर इन्होंने क्या कर दिया, ए और बी बना लिया। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी जो ए बी की फॉर्मेशन की, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। और जो ए बी से अब क्या हुआ, देखो जो सॉल्यूशन में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे ए बी, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे ए और बहुत सारे बी मॉलिक्यूल्स होंगे। कभी एक पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि जो ए आपस में फिर से इंटरेक्ट करने लगे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एक रैंडम मोशन में रहते हैं, तो हो सकता है ए आपस में कोलाइड करे और वापस से क्या करे, फिर से वही सॉल्यूट बना ले जो हमारा ए बॉन्ड ए बना था। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अगर ए बन जाए या फिर बी बन जाए। तो अब क्या है, आपके सॉल्यूशन में दोनों ही चीज़ें साइड बाय साइड चली हैं। डिसोल्यूशन चल रहा है, मतलब ये इधर से डिसोल्यूशन चल रहा है, इधर से सॉल्यूशन से वापस सॉल्वेंट बनता है या फिर सॉल्यूट बनता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। दोनों की प्रोसेस साथ साथ चल रही है। अब दोस्तों है क्या कि अब देखो एक सॉल्यूशन बनाने पे हमारे किन किन चीज़ों का फ़र्क पड़ सकता है। तो पहले हमारे है चीज़ एक टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर से क्या हो सकता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या हो सकता है कि आपकी सॉल्युबिलिटी किसी चीज़ की बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ ऐसे सकती है, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन जो बनाते हैं, तो क्या होता है, चीनी अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे घोलोगे पानी में तो क्या होगा, आप ज़्यादा एक अमाउंट में नहीं घोल पाओगे। वही आप क्या करो, वाटर को हीट कर दो तो आप और ज़्यादा अमाउंट में घोल सकते हो चीनी, राइट। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ कैसे सकती है, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन जो हमारा दोस्तों प्रोसेस है वो हमारा कैसा है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, अगर मतलब हीट इवॉल्व हो रही है उसमें, तो क्या होगा कि आपके टेम्परेचर बढ़ाने पे वो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर डिसोल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक है तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी,
राइट। तो टेम्परेचर क्या कर सकता है, दोनों तरह से काम कर सकता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा भी सकता है और सॉल्युबिलिटी को कम भी कर सकता है। ओके, दूसरा एग्जांपल दोस्तों क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर हमारी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो है आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो जैसे जैसे अगर आप वाटर लो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो सारी की सारी निकल जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि हमारे जितने भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं वो कोल्ड टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट टेम्परेचर। ओके, हॉट टेम्परेचर पे क्या होगा कि उसकी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन निकल जाएगी और उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये तो बात होगी टेम्परेचर की। दूसरी बात आती है प्रेशर की। अब दोस्तों प्रेशर कब काम करेगा, प्रेशर तब काम करेगा जब अगर आपका सॉल्यूशन में क्या हो, गैसेस इन्वॉल्व हो। क्योंकि देखो लिक्विड और सॉलिड्स पे क्या होता है, प्रेशर का कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है। अब ऐसा तो है नहीं कोई आप सॉलिड लो, आप सोचो कि मैं तो प्रेशर लगा के इसको कंप्रेस कर दूंगा, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो सेम लिक्विड के साथ में भी वही, अगर आपने वाटर लिया है कंटेनर में या प्लास्टिक बॉटल लिया है, आपने बिस्लेरी वाली एकदम भर दिया उसको, उसका सोचो कि अब मैं प्रेशर लगा के इस बॉटल को छोटा कर दूँ या वाटर जो उसमें 1 लीटर है उसको कम कर दूँ, तो नहीं होने वाला है। तो विच मीन्स कि प्रेशर का हमारे कौन से सॉल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसमें सॉलिड्स और लिक्विड इन्वॉल्व है। लेकिन अगर गैसेस इन्वॉल्व है तो प्रेशर डेफिनेटली एक रोल प्ले करेगा किसमें, सॉल्युबिलिटी में, और क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी को वो बढ़ाएगा। उसका एग्जांपल क्या है हमारा CO2 डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जितनी भी पेप्सी और थम्स अप में क्या होता है, जैसे आप खोलते हो एकदम CO2 बाहर निकलती है, वो कैसे डिजॉल्व हुई होगी, तो उसको हाई प्रेशर पर डिजॉल्व किया गया होता है वाटर के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे इसकी। एक और चीज़ है इसमें कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है दोस्तों, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को पता ही होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग सॉल्यूट और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सॉल्यूट को और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर ही हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो है गैस। तो दोस्तों उसका एग्जांपल तो ऑलरेडी पता है आपको, CO2 डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। या फिर आपको ये भी देख लो, जो हमारे इतने भी हम लोग HCl सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो क्या होता है, HCl एक्चुअली एक गैस होती है। उसको जब भी कभी वाटर में डिजॉल्व करके वो हम HCl वाला सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो अभी हम लोग उसको थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं, बाद में आगे चलेंगे। तो ऐसे एज्यूम करो कि एक हमारा ये कंटेनर है। ओके, इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका सॉल्वेंट, या फिर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो वाटर। ओके, यहाँ पे क्या आपका वाटर है। अब आपने क्या किया, इसमें गैस को डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो आप लोग ने क्या किया, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये सॉफ्ट ड्रिंक है हमारी, यहाँ पे CO2 हमने डिजॉल्व किया। तो CO2 कहाँ होगा, देखो ये ऐसे मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इसके अंदर भी डिजॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि हमने CO2 को क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या लगा, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, एक टाइम पे देखो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कैसे होंगे, सॉल्यूशन के अंदर भी होंगे, कुछ सॉल्यूशन से या फिर जो लिक्विड वाले पार्ट से बाहर भी होंगे। और ये क्या होता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, एक रैंडम मोशन में रहते हैं। मतलब ये एकदम बिल्कुल आवारा लोगों के जैसे होता है, जो इधर उधर टकराते रहते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल है वो किधर भी जा सकता है। वो देखो इस सॉल्यूशन के अंदर वापस जा सकता है या फिर सॉल्यूशन से बाहर निकल सकता है। तो इस वे में ये प्रोसेस चलती रहती है। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होगा कि एक नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फिक्स्ड होंगे जो कि आके इस लिक्विड की लेयर से टकरा रहे होंगे, राइट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे वो पार्टिकल कांस्टेंट होंगे जो एक टाइम पे जो लिक्विड की सरफेस है उससे आके टकरा रहे होंगे। तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। दूसरा प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर। मतलब ये होगा जब गैस को आपने क्या कर दिया, लिक्विड सारा हटा दिया, सिर्फ एक गैस को एक कंटेनर में बंद कर दिया, तो उस टाइम पे वो कंटेनर के वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर, या फिर ओरिजिनल प्रेशर ऑफ द गैस। जो प्रेशर का खुद का जो गैस का खुद का प्रेशर है उसको हम लोग P0 से भी बताते हैं। और ये है हमारा जो एक लिक्विड की लेयर पे लगा रहे हैं वो है पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो इसी को लेके चलते हैं। तो इसी को लेके एक हेनरी ने एक लॉ दी थी, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी ने क्या बताया था, हेनरी ने बताया था कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ही ज़्यादा वाटर में वो डिसॉल्व होगी। या फिर इसको हम अगर अदर वर्ड्स में समझें तो क्या है कि द पार्शियल प्रेशर मतलब कौन सा, ये वाला, हाँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम यहाँ पे गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इस केस में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हेनरी ने बहुत क्लियरली बता दिया कि जो हमारा गैस का प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन पे, प्रोपोर्शनल है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा के एच को क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी के एच की, तो यूनिट इसकी बहुत ही सिंपल है, देखो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट बताई थी मैंने, कुछ होती नहीं है मोल फ्रैक्शन की यूनिट, क्योंकि वो क्या रेशियो है मोल्स का, तो वो दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब के एच की क्या होगा, डायरेक्टली जो के एच की यूनिट होगी वो किसकी होगी, प्रेशर की यूनिट होगी। अब प्रेशर की कई सारी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर है, प्रेशर की यूनिट क्या है हमारा पास्कल है, प्रेशर की यूनिट बार है, तो ये सारी प्रेशर की यूनिट, जो भी आप प्रेशर की यूनिट लोगे वही आपकी हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। अब इसका दोस्तों एप्लीकेशन क्या है, या फिर इसका हमें इससे पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि अगर हम के एच लें, के एच क्या है दोस्तों, हर गैस का अलग अलग होगा, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि गैस कैसी है, तो उस के एच पे क्या कर सकते हैं हम, के एच के बेसिस पे अगर के एच किसी गैस का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो है कम। अभी हमें कैसे पता चला, वो हमें ऐसे पता चला कि देखो अगर गैस का कोई भी चीज़ आप फिक्स कर दो, क्या कि अगर आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, ठीक है, गैस पे एक कांस्टेंट प्रेशर पे लिया, उसके बाद अगर के एच की वैल्यू उस प्रेशर पे ज़्यादा है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई आपकी। ठीक, तो उसका मतलब के एच की वैल्यू ज़्यादा तो मोल फ्रैक्शन कम, इसका मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी कम। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम डिफरेंट गैसेस का क्या लें, के एच ले लें अलग अलग टेम्परेचर्स पे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम उसकी के एच की वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा जहाँ पे के एच की वैल्यू सबसे कम होगी, वही हम बोल देंगे कि इस टेम्परेचर पे ये गैस सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। इसी का एग्जांपल दोस्तों जो मैंने अभी आपको वाटर में बताया था, वाटर में मैंने क्या बताया था कि वाटर कोल्ड टेम्परेचर में जो लाइफ है वाटर में वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करती है। तो उसमें क्या है कि अगर हम के एच देखें वाटर का कितने डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम लेट्स से एक कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें, 273 केल्विन पे देखें, तो के एच की वैल्यू क्या होगी, तो के एच की वैल्यू कम होगी। अगर ये हम टेम्परेचर बढ़ा दें वाटर का तो के एच की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी है उस पर ऑक्सीजन की किसमें, वाटर में, वो आपकी कम हो गई तो लाइफ फॉर्म ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर पे। ओके, तो ये हमारी बात हो गई हेनरीज लॉ की। तो हेनरीज लॉ के बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसका पहला एग्जांपल वही है जो हम लोग CO2 डिजोल्व करते हैं किसमें, अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो उससे भी हमें पता चल गया कि हमने के एच का कैलकुलेट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि कितने टेम्परेचर पे हम लोग CO2 को उसके अंदर डिजोल्व करना है, या फिर कितने प्रेशर पे CO2 सबसे अच्छे से ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो ये हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल ये है कि पहले क्या होता था कि जो लोग ओशन में जाते हैं, हम लोग डाइवर्स बोलते हैं, तो जो सी वाले डाइवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपना नीचे ओशन में जाते हैं, लेकिन जब आप देखो कि वो ओशन के बिल्कुल नीचे जा रहे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर का एक तरह से एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, फिर पूरा इतना वाटर सारा का सारा प्रेशर लग रहा था वहाँ पे उनके ऊपर। तो वहाँ पे इसका मतलब जो भी गैसेस होंगी, जो भी गैसेस वो अपने साथ सिलेंडर में लेके जा रहे हैं, उन पर भी प्रेशर लग रहा होगा, तो वहाँ तो वो अच्छे से ब्रीथ इन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आते हैं, पानी से बाहर निकलते हैं, अब क्या हुआ कि प्रेशर हो गया कम। ठीक, तो जो उनके ब्लड में क्या हुआ कि जो अपने सिलेंडर लेकर गए थे उसमें क्या था, ऑक्सीजन थी, उसमें नाइट्रोजन भी थी, तो ऑक्सीजन तो कोई दिक्कत नहीं अपने ब्लड में अच्छे से डिजोल्व होती है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या हुआ, जैसे ही वो ऊपर आए तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो गया कम। तो दोस्तों पार्शियल प्रेशर हो गया कम, इसका मतलब पहले जो नाइट्रोजन आपके ब्लड में अच्छे से डिजोल्व हो रही थी, प्रेशर बढ़ने प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से वो अब क्या हुआ, अब वो ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पाएगी उतनी अच्छे से, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो क्या कर सकती है, वो बैंड्स कॉज कर देती है, वो बैंड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं डाइवर्स के लिए। तो हेनरीज लॉ की बेसिस पे दोस्तों ये पता चल गया कि नाइट्रोजन को कि कितने कॉम्पोजिशन में हमें रखना चाहिए सो दैट कि डीप सी डाइवर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका दोस्तों एक और एग्जांपल है, वो है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, जैसे कि आप उल्टा एज्यूम करो, अभी हम सी के अंदर जा रहे थे, अब मानो आप लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हो किसी, तो जैसे जैसे आप लोग क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, गैसेस का प्रेशर कम होने लगता है। जब गैसेस का प्रेशर कम होने लगता है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन जितनी हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होनी चाहिए वो उतनी नहीं डिजोल्व हो पाएगी। जब इतनी नहीं डिजोल्व हो पाएगी तो हमारी क्या होगा कि हमारे मसल्स को कम ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। और जब हाइपोक्सिया बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेट में पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया की वजह से दोस्तों होता क्या है कि एनॉक्सिया की वजह से ऐसा हो जाता है कि एक तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी बात, आपकी मेंटल एबिलिटी भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। मतलब ऐसे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आपको 5 मिनट के लिए एनॉक्सिया के अंदर रख दिया जाए तो इवन आप अपना नाम भी नहीं बता पाओगे,
कि आपका मेंटल स्टेट इतनी कम हो जाएगी। ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था पायलट्स के साथ में। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्होंने क्या देखा कि जो फाइटर पायलट्स थे वो एक 10,000 फीट से अगर नीचे अपने प्लेन्स को उड़ाते थे तो आराम से वो लोग अपने टारगेट्स को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर पाते थे। लेकिन जैसे ही 10,000 फीट से ऊपर जाते थे सडनली क्या होता था, इनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती थी पायलट की, ना वो अच्छे से एम कर पाते थे, ना वो अच्छे से फ्लाई कर पाते थे। तो बाद में दोस्तों ये पता चला कि 10,000 फीट से ऊपर जाने पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और हाइपोक्सिया वाली कंडीशन आ रही है। तो यही सब हमें पता चल गया हेनरीज के लॉ से। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उन्होंने क्या रखा है, दे रखा है, देखो H2S है, उसकी मोलैलिटी दे रखी है 0.195 मोलर। ओके, तो ये मोलैलिटी दे रखी है। उन्होंने क्या पूछा है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फाइंड हेनरीज कांस्टेंट, मतलब हमें KH निकालना है STP पे। हमें सिर्फ पता क्या है, हमें सिर्फ गैस की सॉल्युबिलिटी पता है उसकी मोलैलिटी की फॉर्म में। अब देखो हमें अगर हेनरीज कांस्टेंट निकालना है तो हम वही अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या पता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन। अब हमारे पास है क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों पता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं STP की। STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP पे होता है क्या दोस्तों, जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बोल दो या फिर 1.01 बार बोल दो, ठीक है। तो ये है हमारा STP पे, तो हमें इसका मतलब प्रेशर पता है। प्रेशर हमारा क्या है 1 ATM, क्योंकि हम STP की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, अगर हम मोल फ्रैक्शन और निकाल लें तो हम आराम से जो हेनरीज कांस्टेंट है, सॉरी जो KH है, वो आराम से निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए दोनों चीज़ों के मोल। हमें सिर्फ क्या पता है, H2S जो वाटर में डिजॉल्व है वो पता है, वो भी उसकी क्या मोलैलिटी पता है। अब मोलैलिटी से हमें क्या पता चल गया कि जो अगर हम 1 kg वाटर लें, 1 kg वाटर लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने हैं, H2S कितने हैं 0.195, यही तो होती है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो वो इसके H2S के मोल हो गए इतने। अगर हम मोल ऑफ वाटर की बात करें तो देखो वाटर कितना है 1 किलोग्राम, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालें तो बहुत ही सिंपल है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, उसको हम डिवाइड कर दे कितना 1 किलोग्राम का मतलब क्या 1000 ग्राम, तो जो आपका आएगा वो आएगा 55.55 मोल्स। तो इसका मतलब हमें दोनों का मोल्स पता चल गए। H2S के ऑलरेडी पता थे 0.195 और वाटर के पता चल गए 55.5। तो जल्दी से मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, H2S का। तो कितना होगा देखो 0.195 डिवाइडेड बाई कितना होगा 0.195 प्लस 55.55, ठीक। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा कुछ जो रफली आएगा वो आएगा 0.0035, ठीक है। यूनिट कोई होगी नहीं क्योंकि मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर हमें ऑलरेडी पता था तो लगा देते। तो 1 इक्वल टू कितना होगा हेनरीज कांस्टेंट इंटू 0.0035, ठीक। तो हम जो हेनरीज कांस्टेंट निकालेंगे KH वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये, तो कुछ तो 285 के आसपास आएगा। 285 और यूनिट क्या होगी इसकी 80 है, ठीक। अगर आपने यहाँ पे प्रेशर किस में लगाया, बार में लगाया, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो बार में लगानी पड़ेगी। तो बस ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। तो उसमें होगा क्या, ये सॉल्यूशन में हम स्पेसिफिकली दो चीज़ों को लेके चलेंगे। पहले तो हम लोग बात करेंगे एक बाइनरी सॉल्यूशन की, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन में से 2 ही कंपोनेंट इन्वॉल्व है। और बाइनरी सॉल्यूशन में भी कैसे सॉल्यूशन लेंगे, जो कि होंगे वोलेटाइल। कैसे होंगे, वोलेटाइल, लिख देते हैं यहाँ पे। तो वोलेटाइल आप लोगों को पता है, वोलेटाइल सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो आप लोग ऐसे एज्यूम करो, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ कि ये हमारा फिर से वही कंटेनर है जिसमें क्या है हमारे दोनों लिक्विड्स हैं यहाँ पे, ओके। उसमें से क्या हुआ कि दोनों लिक्विड्स कहते हैं वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल होने की वजह से क्या होगा कि इसको अगर हम यहाँ पे बंद कर दें, सॉरी इसको कंटेनर को कम्प्लीटली क्लोज कर दें, तो होगा क्या कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे जो है लिक्विड ए के यहाँ पे हो रहे होंगे, ऊपर आ गए होंगे वेपर फेज में, और कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्यूशन बी के आगे होंगे यहाँ पे वेपर फेज में, ठीक। अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि ये सारे के सारे फिर से इस वाले लेयर पे कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक। अब ये वाला प्रेशर जो कहलाएगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। पहले हम लोगों ने क्या बात की थी, पहले इससे पार्शियल प्रेशर बोल रहे थे हम लोग, या फिर प्रेशर ऑफ अ गैस बोल रहे थे। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो वेपर्स आ रही है हमारी, एक तो किससे आ रही है, लिक्विड से आ रही है, और फिर प्रेशर भी उसी के ऊपर लगा रही है अपनी कंडेंस फॉर्म के ऊपर।
तो ये है हमारा एक तरह से वेपर प्रेशर, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में, बस यही है। एक साइंटिस्ट थे राउल्ट्स नाम के, उन्होंने एक लॉ दिया था इस पर्टिकुलर केस के लिए, कब अगर हमारे लिक्विड्स के अंदर लिक्विड का सॉल्यूशन बनाए, बाइनरी सॉल्यूशन हो और उसमें कैसे वॉलेटाइल कंपोनेंट वाले सॉल्यूशंस हो, तो राउल्ट्स ने क्या लॉ दिया था, हाँ ये हो गया राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ज़्यादा कुछ से डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक हेनरी लॉ के जैसे है। जैसे हेनरी ने क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, उन्होंने क्या बोल दिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो हम लोग फिर से वही करेंगे, क्या प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो क्या हुआ, एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो सॉल्यूशन थे दोस्तों, तो P1 मान लेते हैं इसको, कि हम पहले P1 की बात कर रहे हैं। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर लिक्विड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हटाएंगे, इसके आएगा P1 नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। अब ये P1 नॉट क्या है, यहाँ पे देखो पहले हेनरीज कॉन्स्टेंट आया था, यहाँ पे ये P1 नॉट क्या है, ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। मतलब अगर हम उसके अगर उस लिक्विड को प्योर फॉर्म में लें तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा हमारा P1 नॉट। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो दो कंपोनेंट लिए थे, तो होगा कि जब दोनों सॉल्यूशन में आ रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जितने वेपर्स वो लोग पहले इनिशियली बनते होंगे जब वो अकेले रहते होंगे, अब उतने नहीं बन पा रहे, क्योंकि कुछ तो सॉल्यूशन में भी आके इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी आके इंटरेक्शन हो रहा होगा ना। ये जो हमारे दो रेड वाला और जो ब्लू वाला है, ये लोग सॉल्यूशन में भी यहाँ पे कुछ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जब सॉल्यूशन में पे इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो अब ये उतनी वेपर नहीं बना पा रहे होंगे जितनी ये फ्री फॉर्म में बनाते थे। तो वो ही है यहाँ पे P1 नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ऐसी दूसरी वाले का होगा जो हमारा P2 होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ जो हमारा दूसरा लिक्विड 2 होगा, वो कितना हो जाएगा, P2 नॉट इंटू मल्टीप्लाई बाई x2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो अब इन दोनों को देखो क्या करें, इन दोनों को अगर हम एक साथ में लिखें तो क्या होगा। हम लोगों ने इससे पहले डाल्टन्स लॉ पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा अभी समझ लो। डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक ही कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ जो भी गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मतलब P टोटल क्या होगा, P टोटल होगा आपका P1 प्लस P2 के बराबर। ठीक, अब हमने देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, P1 को क्या लिख रखा है, P1 नॉट और ये, तो P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 को क्या लिख रखा है, P2 नॉट और x2। ठीक, तो अब हम लोग क्या करें, देखो x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस x2, और ये क्या होगा आपका, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देते हैं, बाकी का यहाँ पे लिखते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। ठीक, तो अब देखो इन दोनों में मैं क्या करूँ, अगर इसको मैं ओपन कर दूँ ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा मेरा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ठीक, अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, देखो P1 नॉट को हमने एज इट इज़ ले लिया और यहाँ पे क्या किया, x2 कॉमन ले लिया, ये वाला x2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये हो गया हमारा क्या, P टोटल। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया। ये आपके कब काम आएगा, देखो ये फार्मूला आपके तब काम आएगा जब आपको उन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है, नॉट वाले क्या, ओरिजिनल प्रेशर दे रखा है गैसेस का, और किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है उन्होंने। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ है नहीं। टोटल प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्रेशर ऑफ P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट, बस इतने से निकल आएगा यहाँ से। ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और है ध्यान में रखने वाली, वो क्या है कि इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमारे पास ये P टोटल अब हमें ऑलरेडी मिल गया, P टोटल से अगर हम क्या निकालना चाहें, पार्शियल प्रेशर निकालना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट थिंग इनटू टोटल प्रेशर। ये भी डाल्टन के लॉ के बेसिस का, मतलब P1 अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का निकालना है, तो हम क्या करें कि टोटल प्रेशर जो यहाँ से निकला है उसी वाले कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आपको दूसरे वाले का पार्शियल प्रेशर निकालना है P2 का, तो क्या करो, मोल फ्रैक्शन ले लो x2 और उसकी मल्टीप्लाई कर दो P टोटल से। तो इसमें ये बस इतना सही है समझने का। अब आपके एनसीईआरटी में दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उन्होंने क्या दे रखा है कि क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोइथेन है, उसके दो अलग अलग उन्होंने क्या कर रखा है, मतलब वेट दे रखे हैं कि इतने वेट में हमने इसको डिसॉल्व किया है, और उसका टोटल प्रेशर दे रखा है। फाइनली आपसे उन्होंने उसका ओरिजिनल प्रेशर दे रखा है कि फ्री फॉर्म में होंगे तो कितना लगाएगा, और फाइनली आपसे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है P टोटल।
तो निकालने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता तो मेरे को बताना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग उस केस में निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमको पता ही है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो वेट उसमें ऑलरेडी दे रखा है, डाइक्लोरोइथिन और क्लोरोफॉर्म दोनों का वेट दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट आप आराम से निकाल सकते हो, आपको पता है कि कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो ऐसे करके आप लोग आराम से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे। तो उससे आपने क्या निकाल दिया, मोल्स, उसके दोनों के, क्लोरोइथेन का और डाइक्लोरोइथेन का। ठीक, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोइथेन दोनों का आपने निकाल दिया क्या, मॉलिक्यूलर दोनों का आपने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए उसके बाद आप आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जब आपने मोल फ्रैक्शन निकालिए तो आप क्या करो, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हमें पी टोटल निकालना था तो हम क्या करेंगे, P1 नॉट गिवन है क्वेश्चन में, P2 नॉट भी गिवन है क्वेश्चन में, X2 हमने आगे भी निकाला है मोल फ्रैक्शन। ये करने के बाद हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया। अब टोटल प्रेशर के बाद उन्होंने क्या पूछा है कि इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर भी पूछे, तो वो ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू टोटल प्रेशर जो हमने यहाँ से निकाला है। तो आप लोग करके देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पे तो बात हुई दोस्तों राउल्ट्स लॉ की। अगर हम राउल्ट्स लॉ का ही देखो थोड़ा सा और देखें तो राउल्ट्स लॉ का क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, या फिर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, P1 नॉट मतलब ओरिजिनल प्रेशर इनटू दी मोल फ्रैक्शन। जबकि हमने हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन नहीं था, ये बाद हमने क्या करा दिया, KH लगा दिया था एक हेनरीज कांस्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस कांस्टेंट का है कि एक जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योर जो भी हमारा कंपोनेंट है वेपर प्रेशर प्योर वाले उसका कंपोनेंट का ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हेनरीज कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो दोनों में क्या ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा राउल्ट्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या KH की वैल्यू हमने देखा था कि टाइम टू टाइम चेंज हो रही थी, टाइम टू टाइम इन द सेंस कि टेम्परेचर के बेसिस पे चेंज हो रही थी, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं होगी क्योंकि ये क्या, ये प्योर जो आपका सैंपल है उसका प्रेशर है। तो दोनों में क्या है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि जो राउल्ट लॉ है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है बस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना, इसमें फेज डायग्राम बताना भूल गया, वो देख लेते हैं जल्दी से। देखो जब भी ये कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन था तो देखो होगा क्या, इसका मैं फेज डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये है मेरा मोल फ्रैक्शन वाली लाइन, एक्सिस मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेट्स से आपका कि X1 सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे आप क्या है X2 सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 का सबसे हाई है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 2 का सबसे हाई है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा वेपर प्रेशर। ठीक, तो देखो ऊपर वाली लाइन पे यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा हाई है, इसका मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा कौन दे रहा होगा, हमारा जो फर्स्ट वाला है, जैसे मतलब PA या फिर P1 यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे क्या है X2 है, तो लेट्स से यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा होगा वो आ रहा होगा P2 आपका, राइट, जो दूसरे वाले कंपोनेंट का है। तो अभी क्या करें, इन दोनों लाइन्स को सिर्फ देखो ज्वाइन कर देते हैं, अभी हमें कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये हो गया, ये हो गया, और इस लाइन को हमने वापस में जोड़ दिया। अब देखो ये फेज डायग्राम कितना सिंपल हो गया कि जब X1 मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा था तो टोटल प्रेशर जो हो रहा था, तो ये जो है वो हमारा P टोटल है, ये वाली लाइन के अक्रॉस। तो अब देखो इस वाली अगर एक्सिस पे आ जाएंगे तो टोटल प्रेशर किसका हो जाएगा, सिर्फ 1 वाले कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे X2 की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे X1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सब कुछ P2 की बराबर हो जाएगा। बीच में आप कुछ भी लोगे तो इस लाइन के अक्रॉस जो भी आएगा वो आपका P टोटल हो जाएगा। तो ये इसका फेज डायग्राम है। अब आप ऐसे एज्यूम करो कि ये तो हमारे क्या था, लिक्विड थे। अगर हम कोई सॉलिड डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो देखो उसमें उस केस में क्या होगा दोस्तों, अब इसमें हम लोग क्या बताते हैं, ये हम एक ऐसा बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में। अब देखो लिक्विड हमारा अगर वोलेटाइल है तो क्या होगा कि अगर कोई भी यहाँ पे लेट्स से, ठीक, तो ये लिक्विड है हमारा, अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के वेपर में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन आप क्या किया, अगर आपने इसमें एक सॉलिड डिजोल्व कर दिया तो क्या होगा कि जो सॉलिड भी लिक्विड की आगे जगह घेर लेगा और क्या करेगा, लिक्विड से इंटरेक्ट करेगा, तो जितने मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे थे उतने वेपर में अब नहीं जाएंगे। ठीक, तो अगर हम इसका फेज डायग्राम बनाएं तो वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, और वो बहुत ही सिंपल सा फेज डायग्राम होगा। तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, एक ही की मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे जो कि है हमारा लिक्विड। ठीक, तो X1 ये हो गया हमारा। ठीक, यहाँ से मान लो ये हमारा मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है, ये हमारा वेपर प्रेशर है, तो क्या होगा, जैसे ही मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर हमें ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा बिल्कुल लीनियर चलेगा, इसके जैसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं 2 वॉलेटाइल कंपोनेंट थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉलेटाइल कंपोनेंट है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है। तो उसका फेज डायग्राम सिंपल सा ऐसा बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा उसका
आप टोटल प्रेशर बोल दो या फिर उसका पार्शियल प्रेशर बोल दो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, जब उसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो ये हो गई इसकी बात। अब दोस्तों उसके बाद में हम लोग किस पे आते हैं, तो ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी। हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के अंदर पढ़ लिया, उसके बाद हमने वेपर प्रेशर के अंदर किसका पढ़ लिया, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक, लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब लिक्विड वाले और लिक्विड और सॉलिड वाले। अब हम बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो आइडियल सॉल्यूशंस दोस्तों क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउट्स लॉ मतलब कि भाई कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर राउट लॉ को कोई सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है एक बहुत ही लॉन्ग रेंज तक, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन की, कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है प्लस डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है। मतलब क्या हुआ, देखो डेल्टा एच का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था कि जब भी कभी सॉल्यूशन बन रहा है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। तो जब भी कभी दो चीज़ें मिली और उनमें कोई भी हीट चेंज नहीं हुआ, ना ही तो उसने सॉल्यूशन ने कोई हीट गेन की ना ही कोई हीट रिलीज़ की, मतलब क्या हुआ, बहुत ही आराम से सॉल्यूशन बन गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा एच मतलब डिफरेंस इन एंथैल्पी 0, क्योंकि ना हीट गेन हुई ना हीट रिलीज हुई। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन की पहचान। दूसरी क्या है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब जैसे कि अगर आपने 1 लीटर एक वॉल्यूम का लिया, दूसरा लिया, दोनों मिला के आपका क्या वॉल्यूम 2 ही रहा, ऐसा नहीं है कोई वॉल्यूम में कोई चेंज आया हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हमारे सॉल्यूशंस कहलाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, वो होता है एन हेक्सेन एंड एन प्रोपेन। तो अगर इनको आप नॉर्मल हेक्सेन और लीनियर प्रोपेन दोनों को मिक्स करोगे तो एक तरह से वो आइडियल सॉल्यूशन की जैसा बिहेव करेगा। तो लेकिन क्या है नेचर में दोस्तों, आइडियल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। तो आइडियल सॉल्यूशन को सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं कि फॉलो राउट लॉ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉलो राउट्स लॉ ओवर लॉन्ग पीरियड। ठीक, तो ये है हमारे आइडियल सॉल्यूशन जिसका डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, वी मिक्सिंग 0 होगा और राउट लॉ को फॉलो करेंगे लॉन्ग टाइम तक के लिए। एग्जांपल हो गया एन प्रोपेन एंड एन हेक्सेन। तो ये तो बात हो गई आइडियल सॉल्यूशंस की। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होगा कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी 0 नहीं होगा, और जो ये क्या करेंगे राउट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। जब राउट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो देखो इसमें होगा क्या कि जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो दो टाइप की चीज़ें शो करेंगे। देखो जैसे मैंने अभी आपको फेज डायग्राम बना के दिखाया था, फेज डायग्राम बनाया था ना कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x1 वाला है, यहाँ पे x2 वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ का प्रेशर था, ठीक, और जो था P1, यहाँ पे क्या था हमारा P2 था। हमने दोनों को इस तरह से मिक्स किया था, ठीक, ये बन गया था हमारा फेज डायग्राम। तो जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते, वो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक जो राउट लॉ के अगेंस्ट में कौन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से, और एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि उनका ये सारी की जितने भी प्रेशर्स वाले टर्म्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये होगा, देखो ओरिजिनल प्रेशर ऐसा था, अभी इनका प्रेशर क्या और बढ़ रहा है ऊपर से, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे। जो राउट लॉ के नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे उनका देखो फेज डायग्राम कैसे बनेगा, वही सेम फेज डायग्राम बना लेते हैं। ये P1 था, ये हमारा P2 था, ठीक है, दोनों को हमने ऐसे करके ऐड किया था। ये तो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले वो क्या करेंगे दोस्तों, वो उनका कुछ इस तरह का फेज डायग्राम आएगा कि सारी चीज़ों में क्या कम शो करेंगे वो। तो ये है हमारे कैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। ये कौन सा शो कर रहा है, ये हमारे क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। और ये कैसे शो कर रहा है, ये हमारी शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, नेगेटिव डेविएशन, ठीक। तो इसका एग्जांपल है दोस्तों, वो है आपका एथेनॉल एंड एसीटोन, एथेनॉल एंड एसीटोन। और ये जो है वो है आपका फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है। उनको एग्जांपल को बस इसे थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे तो अगर आपने इतना भी समझ लिया तो ये काफ़ी है कि राउट लॉ को ये कहता है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और ये राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ओके दोस्तों, इसी के साथ सॉल्यूशंस में भी कुछ एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, एक तरह के बाइनरी सॉल्यूशंस ही हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो आपका लिक्विड फेज है और वेपर फेज है दोनों में कॉम्पोजिशन सेम है। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एज्यूम करो
कि आपने क्या किया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। आपने क्या किया, घर में जो नमक खाते हैं उसको पानी में डाला, आराम से अच्छा सॉल्यूशन बना दिया। अब किसी ने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो कंपोनेंट्स है इसके, लेट्स से मुझे सॉल्ट वापस चाहिए, ठीक है, मुझे सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको हीट करना शुरू कर दो, वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, नीचे सॉल्ट बचेगा। लेकिन एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि एक बार जो एजियोट्रॉप वाला सॉल्यूशन बन गया तो आप नो मैटर कुछ भी कर लो, वो जो दो कंपोनेंट्स हैं जिससे वो मिलके दो पार्ट हैं सॉल्यूशन के, जिससे मिलके ये एजियोट्रॉप बना है, वो कभी भी सेपरेट नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलता है, इनका क्या कहता है, एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, और उस बॉइलिंग पॉइंट में जैसे आप उसको बॉईल करोगे तो जो वेपर आएगी उसमें क्या होगा कि दोनों कंपोनेंट बराबर अमाउंट में ऊपर आएंगे। जैसे कि अगर ये मान लो ये देखो नीचे सॉल्यूशन में, ठीक है, ये इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। जब आपने क्या करा, इसको हीट करना शुरू किया तो इससे जो वेपर बनेगी ऊपर, ठीक है, उसमें भी क्या होगा कि ए प्लस बी इक्वल अमाउंट में होंगे जितना इस सॉल्यूशन में है। जबकि NaCl वाले सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, इसमें NaCl में आप हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट होगा, सॉल्ट बच जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो एजियोट्रॉप्स के तो दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छे से लिख देते हैं इसको। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक, ये है आपके मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोस्तों जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये बनते कैसे हैं, ये क्या कर शो करते हैं, ये जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से। जैसे अभी मैंने दिखाया था ना, पॉजिटिव डेविएशन जहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ जाता था, तो और ये कैसे शो करते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से, ठीक। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इनका, जो हमने ऊपर फेज डायग्राम बना के दिखाया था ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर में ये सॉल्यूशन ज़्यादा वेपर की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये बहुत ही कम टेम्परेचर में, जो एक्चुअली इसका ओरिजिनल टेम्परेचर होगा उस सॉल्यूशन का, उससे भी कम बॉयल उससे भी जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों मिनिमम बॉइलिंग, यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखता हूँ, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल क्या है हमारा 95% एथेनॉल। तो आप कभी भी अगर 95% एथेनॉल सॉल्यूशन बना लोगे इसमें वाटर में, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप उसको हीट भी करोगे ना, तो क्या होगा कि जो उसका नॉर्मल, अगर आपने लेट्स से 50% एथेनॉल बनाया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल होगा वो, लेकिन जैसे आपने 95 बना लिया तो ये क्या करेगा, उससे भी जल्दी बॉयल हो जाएगा, और जितना भी बॉयल होगा तो जो बॉयल में वेपर जाएंगी वो भी 95% एथेनॉल के फॉर्म में ही जाएंगी। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। अब ऐसी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, अब आपको उससे भी ज़्यादा इसको हीट देनी पड़ेगी तब जाके बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि नीचे देखा था ना, जो फेज डायग्राम बनाया था, प्रेशर कम नीचे की तरफ जा रहा था नेगेटिव डेविएशन की वजह से। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है 68% नाइट्रिक एसिड HNO3। तो 68% नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, भाई कितना बचेगा आपका 32% क्या बचेगा, वाटर। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा आपको उससे भी ज़्यादा इसको हीट देनी पड़ेगी तब जाके बॉयल होगा। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों ने देखो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर ली, सॉल्युबिलिटी कंप्लीट कर लिया, वेपर प्रेशर कंप्लीट कर लिया, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ दो पार्ट बचे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और एब्नॉर्मल मोलर मास ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो बेसिकली अभी ये दोनों टॉपिक रह गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतने पे ही ख़त्म करते हैं। जो हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज मैंने जो भी कुछ आप लोगों को पढ़ाया है वो सारा का सारा पढ़ा है NCERT के बुक से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक NCERT के बुक्स परचेज़ नहीं किए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जल्दी से NCERT के बुक्स परचेज़ कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई बुक शॉप नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़ॉन के लिंक्स दे रखे हैं, आप लोग वहाँ से बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। साइड बाय साइड NCERT में जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो सारे उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कुछ नहीं आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जल्दी से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से रिप्लाई करूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे सॉल्यूशंस के बारे में। अगर फिर भी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के कमेंट में सारा कुछ लिख दीजिए जो भी आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ जल्द से जल्द। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि और सब लोगों को भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई सी यू गाइज माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।